स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हाउ सिक्किम मर्ज्ड विद इंडिया। ऐतिहासिक रूप से सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि ईस्टर्न हिमालय का एक सोवरेजन मोनार्चिकल स्टेट था। मतलब सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी जहां राज शासन चलता था। लेकिन 1970s के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिक्किम भारत में मर्ज हो गया और भारत का 22वां स्टेट बना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिक्किम जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी उसको भारत का हिस्सा बनना पड़ा। नामग्याल डायनेस्टी जो 300 सालों तक सिक्किम पर रूल कर रही थी, उसके बावजूद 1973 में ऐसा क्या हुआ कि सिक्किम ऑटोक्रेसी छोड़कर डेमोक्रेसी में आ गया। 1947 में शामिल नहीं हुआ तो फिर 1973 में ही शामिल क्यों हुआ? बस इन्हीं कारणों के बारे में आइए बात करते हैं। कई थ्योरी ये बताती हैं कि नामग्याल डायनेस्टी जो पहले सिक्किम पर रूल करती थी, उसके किंगडम सिक्किम के इंडियन स्टेट बनने की शुरुआत 1970s के अंदर हुई थी। लेकिन सिक्किम के भारत में मिलने की असली वजह को जानने के लिए 1640 के दशकों में हुई घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है, जब नामग्याल डायनेस्टी पहली बार स्टैब्लिश हुई थी। ईयर 1642 में गुरु ताची की 5th जनरेशन के वंशज फुटसोंग नामग्याल को सिक्किम के पहले चौग्याल यानी राजा बनाया जाता है। नामग्याल डायनेस्टी ने 1975 तक सिक्किम पर रूल किया। उनके रूल के दौरान चुम्बी घाटी और दार्जिलिंग भी सिक्किम का हिस्सा थे, जो बाद में चाइना का हिस्सा बन गए। 70s के दशक की शुरुआत में इस रीजन के अंदर सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते गए। नामग्याल डायनेस्टी में किंग की कुर्सी के लिए लगातार लड़ाई चल रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर भूटान के राजा ने सिक्किम पर अटैक किया और काफी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। 1717 में सिक्किमों और नेपालियों के बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिक्किम की बाउंड्री सिकुड़ती गई। इसके बाद टाइम आता है ब्रिटिशर्स का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई तो फिर उनका टारगेट था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिमालय के स्टेट लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और सिक्किम पर अपना कंट्रोल कर ले। अब नेपाल शुरू से ही ब्रिटिशर्स का दुश्मन था, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ नेपाल सिक्किम का भी दुश्मन था, क्योंकि नेपाल बार बार सिक्किम पर अटैक करता था। इसलिए जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आ गए तो फिर सिक्किम ने ब्रिटिशर्स के साथ में गठबंधन कर लिया। यहाँ पर सिक्किम और ब्रिटिशर्स दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ में थे। जैसे दुश्मन दुश्मन भाई भाई होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दोनों का एक ही दुश्मन था, नेपाल का गोरखा साम्राज्य। सिक्किम और ब्रिटेन के अलायंस की वजह से नेपाल को गुस्सा आ गया और नेपाल ने गुस्से में सिक्किम पर अटैक कर दिया और तराई सहित सिक्किम के मैक्सिमम रीजन पर कब्जा कर लिया। दरअसल ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को इसी काम के लिए अपना अलाई बनाया था कि जब जरूरत पड़े तो ब्रिटिशर्स सिक्किम के बहाने नेपाल पर अटैक कर दे, और यही हुआ। ब्रिटिशर्स ने अपने अलाई सिक्किम को बचाने के लिए नेपाल पर अटैक कर दिया। इस वॉर का नाम था एंग्लो नेपालीज वॉर, जो 1814 में हुई थी। इसके बाद नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई और 1870 में नेपाल ने सिक्किम की सभी जगहों पर से अपना कब्जा हटा लिया। मार्च 1861 में सिक्किम और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसके तहत सिक्किम ब्रिटिशर्स का एक प्रोटेक्टेड स्टेट बन जाता है। प्रोटेक्टेड स्टेट का मतलब होता है किसी जगह की रक्षा की जिम्मेदारी कोई और लेता है। जैसे सिक्किम के रक्षा की जिम्मेदारी अब ब्रिटेन के पास थी, बल्कि यहाँ पर सिक्किम सिर्फ नाम का प्रोटेक्टेड स्टेट था, बल्कि हकीकत में ये ब्रिटेन का ही टोटल कंट्रोल्ड स्टेट था, भारत के बाकी स्टेट्स की तरह। क्योंकि सिक्किम के पास अपने एडमिनिस्ट्रेशन का नाम मात्र का कंट्रोल था, सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। इसी तरह दशकों बीत जाते हैं और अब आता है 1947। भारत के आजाद होने के साथ साथ सिक्किम भी आजाद हो गया। ब्रिटेन ने सिक्किम की इंडिपेंडेंस की गारंटी बरकरार रखी, लेकिन सिक्किम की इंडिपेंडेंस भारत सरकार के हाथों सौंप दी। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट्स की तरह सिक्किम में भी वोटिंग कराई कि क्या वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। इस वोटिंग में मेजॉरिटी वोट्स ने चुना कि वो सिक्किम को एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते हैं, पर भारत सरकार ने सिक्किम को फुल इंडिपेंडेंस नहीं दी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया, प्रोटेक्टेड स्टेट का, जिसमें सिक्किम के एक्सटर्नल डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का कंट्रोल भारत सरकार के पास रहेगा। बाकी सिक्किम अपनी अलग गवर्नमेंट और अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, जिन पर कंट्रोल वहाँ के चौग्याल यानी राजा पर रहेगा। 1949 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने डेमोक्रेसी के लिए स्टेट वाइड मूवमेंट चलाई और सीएम
ताशी शेरिंग और उनके मिनिस्टर्स ने एक छोटी इंटरनल गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ये गवर्नमेंट 29 डेज के अंदर डिसमिस कर दी गई और सिक्किम के अंदर मोनार्की बरकरार रही। 1949 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो सिक्किम के लोग डर गए। उन्हें लगा कि जैसे इतिहास में नेपाल ने सिक्किम पर हमला किया था, कहीं अब चीन सिक्किम पर हमला ना कर दे, और यही डर आगे जाकर इंडिया के लिए बहुत काम आने वाला था। मार्च 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए और जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। दलाई लामा ने बाकी तिब्बती रिफ्यूजीज की रक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू से बात की। दलाई लामा का स्वागत करना, उनके तिब्बती रिफ्यूजीज की रक्षा करते देख सिक्किम के लोगों के मन में एक भावना जागने लगी कि अगर वो भारत के अंदर जुड़ जाते हैं तो भारत उनकी भी रक्षा करेगा। बस यहीं से आएगा अब कहानी के अंदर बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1963 में सिक्किम के पुराने रूलर ताशी नामग्याल की कैंसर से डेथ हो जाती है और उनके वंशज पाल्डेन थेंडुप नामग्याल सिक्किम के नए राजा बनते हैं। लेकिन अब इस टाइम पीरियड पर नामग्याल डायनेस्टी का राज शासन खतरे में आने लगा था, क्योंकि सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाए रखने वाले जवाहरलाल नेहरू तो 1964 में ही चल बसे और फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी 1966 में इंडिया की नई प्राइम मिनिस्टर बनती है। सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाकर भारत से अलग रखने में इंदिरा गांधी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की तरह दयावान नहीं थी कि नेहरू जी की तरह कभी पीओके दान कर दिया, कभी अक्साई चीन दान कर दिया। इंदिरा गांधी अपनी जमीन को अपनी बनाए रखने में विश्वास रखती थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिक्किम के राजा और उनकी अमेरिकन पत्नी को भारतीय राजनीति में खतरनाक माने जाने लगा। इस समय पर सिक्किम के अंदर धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ने लगी थी और आम लोग मोनार्की और ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में खड़े होने लगे थे। मोनार्की के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1973 में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हजारों प्रोटेस्टर्स ने राजा के रॉयल पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। मजबूरन राजा को भारतीय सरकार से मदद मांगनी पड़ी, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, सिक्किम के राजा और सिक्किम की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ था कि सिक्किम में पॉलिटिकल रिफॉर्म लाया जा सके। एक साल बाद 1974 में इलेक्शन हुए और सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई और काजी लैंडुप दोरजी सिक्किम के नए सीएम बने। उसी साल सिक्किम में नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया और वहाँ के चौग्याल की पावर और भी ज्यादा कम हो गई। इस बात का चौग्याल ने बहुत विरोध किया और अपनी अमेरिकन पत्नी की सहायता से इंटरनेशनल अटेंशन पाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी सिक्किम के प्रोटेक्टेड स्टेट वाले स्टेटस को हटा दिया और नया स्टेटस दिया एसोसिएटेड स्टेट। लेकिन अभी भी सिक्किम के अंदर मोनार्की पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कुछ पावर्स वहाँ के चौग्याल के पास ही थी। लेकिन 7 अप्रैल 1975 इंडियन गवर्नमेंट चौग्याल के खिलाफ मिलिट्री कूप करती है और चौग्याल को हाउस अरेस्ट पर डाल देती है। उसके बाद इंदिरा गांधी और चौग्याल के बीच में कई लेटर्स के द्वारा बातचीत हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर 1975 में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने मोनार्की को खत्म करके भारत का हिस्सा बनने के पक्ष में वोट किया। भारत के पक्ष में 59,000 लोगों ने वोट किया, बल्कि मोनार्की के पक्ष में सिर्फ 1,400 लोगों ने ही वोट किया। उसके बाद फाइनली 26 अप्रैल 1975 को 36वां अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां स्टेट बना दिया गया। ये तो हो गई सिक्किम की स्टोरी, लेकिन इसी तरह जम्मू कश्मीर भी आजादी के टाइम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि थोड़े टाइम बाद में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और कुछ गलतियों की वजह से जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान के पास रह गया। अब जम्मू कश्मीर भारत को कैसे मिला और इसका थोड़ा सा भाग पाकिस्तान के पास कैसे गया, इसको मैंने डिटेल्ड में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।